जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सभी का तैयारी चल रहा है, आप लोग कंटिन्यू अपने तैयारी को रखिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। यह सेशन लगभग आपका 35 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है। बस आप कंटिन्यू बनकर सुनिएगा, आपको बहुत ही फायदा करेगा। इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट बिहार पुलिस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और बिहार पुलिस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपको अलग अलग शिफ्ट में होने वाला है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा और कभी आप हिम्मत नहीं हारिएगा। अगर हिम्मत हार जाइएगा थोड़ा सा भी तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आप लोग पॉजिटिव वे में होकर तैयारी कीजिए और थोड़ा सा वीडियो देखकर इसको छोड़िएगा नहीं। आप डेली आदत बनाइए, हमको पूरा वीडियो देखना है तो देखना है, क्योंकि हो सकता है कौन सा क्वेश्चन इस सेशन का टपक जाए एग्जाम में, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टपकेगा जरूर इस सेशन से। क्योंकि ये जो हम बिहार पुलिस का सेशन करते हैं, ये अपने आप में एक जबरदस्त सेशन करते हैं और बहुत ही गजब का जो है कि इसमें कंटेंट रखते हैं, जो कि एग्जाम में आपको बिहार पुलिस का तो ये तैयारी चल रहा है, साथ में साथ बिहार एसएससी का भी आपका तैयारी चल रहा है, CGL 4 का भी तैयारी चल रहा है और NTPC का तैयारी चल रहा है और RPF का भी तैयारी चल रहा है, SI रहे या कांस्टेबल रहे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आपको एग्जाम में फायदा होना गारंटी है, यह हम दावा करते हैं आपके साथ। और आपको जो सेट लगा रहे होंगे डेली, आपको सेट बहुत सारा क्वेश्चन मिलता होगा और आप आसानी से आप हल कर देते होंगे। और पहले जो सेट लगाते होंगे उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारा GK का क्वेश्चन नहीं बन पाता होगा। लेकिन आप लोग को बता दें, हम लोग कल 1 तारीख का है, कल 1 तारीख से हम लोग लगभग 25 मिनट का सेशन करेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स का, और 25 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चन आप लोग के बीच करेंगे। और वह जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक उसे देखने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा आपको करंट अफेयर्स का टेंशन खत्म कर देंगे। बस आप लगातार बनकर रहिए, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं बस आप लोग देख लीजिए, देखिएगा कितना फायदा करेगा। बस आपका हम यही आशा करते हैं कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो, आपका रिजल्ट हो, आपके माँ बाप के सपने जो है कि पूरा हो और गांव समाज में एक आपका एक लेवल के आदमी में गिनती आए। तो चलिए इसी के सेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग साइंस देखेंगे, उसके बाद स्पीडी का बहुत स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके बाद आप लोग को लूसेंट का हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, जोंक और कछुआ, जोंक और केचुआ जो है वह किस संघ का प्राणी है। तो जोंक और केचुआ जो है वह एनिलिडा का है। किसका है? एनिलिडा का है। और जोंक जो होता है वह एनिलिडा का हो गया और केचुआ भी हो गया एनालिडा का। और केचुआ जो होता है उसका जो अध्ययन कहलाता है केचुआ का, वह वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है केचुआ का अध्ययन। और याद रखिएगा कि केचुआ जो होता है उसमें एक भी आंख नहीं होता है, केचुआ जो होता है उसमें एक भी आंख नहीं होता है। और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि आपका जो हलवाहा कहलाता है, यानी किसान का हलवाहा, या बोल सकते हैं या पृथ्वी पर हलवाहा के नाम से हम लोग केचुआ को ही जानते हैं, क्योंकि वह भोजन बनाने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि घोंगा और सीपी किस कुल का प्राणी है। तो याद रखिएगा मोलास्का का है। किसका है? मोलास्का का। घोंगा और सीपी जो है वह मोलास्का का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया किस अंग से प्रारंभ होती है? मुख से। किससे होती है? मुख से प्रारंभ होती है, याद रखेगा पाचन की प्रक्रिया। और पाचन की प्रक्रिया अंतिम रूप से जो समाप्त होती है वह छोटी आंत में समाप्त होती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है वह कुल 5 प्रक्रिया से होकर, यानी भोजन का जो पाचन होता है अंतिम रूप से कितना प्रक्रिया में? 5 प्रक्रिया। 5 प्रक्रिया में से जो पहला प्रक्रिया वह अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम प्रक्रिया जो होता है वह मल त्याग होता है। क्या होता है? मल त्याग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सीरा से कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो सीरा से जो होता है वो याद रखिएगा, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। तो बहुत बच्चा कंफ्यूज करते होंगे कि धमनी में शुद्ध होता है कि धमनी में अशुद्ध होता है। तो आज के बाद आप क्लियर हो जाइएगा, यानी आप याद रखिएगा धो स्व धस, धो असो धस, धो स्व धस, यानी धमनी में शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कौन सा रक्त होता
है? शुद्ध रक्त। जब धमनी में शुद्ध रक्त हो गया तो सीरा में अशुद्ध रक्त होगा। सीरा में कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और रक्त का जो अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और आंसू का पीएच मान भी कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। और आंसू जो निकलता है वो आंख के लेक्रिमल ग्रंथि से निकलती है और आंख में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी सी। विटामिन बी सी जो है वह जल में घुलनशील है। और ADEK एडेक जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। वही अगर बात करते हैं प्रोटीन का, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है वह प्रोटीन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। वही विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। विटामिन एच का होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। और विटामिन B12 का होता है साइनोकावालामिन। और विटामिन के का होता है फिनोक्विनोन। क्या होता है? फिनोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर में सोडियम का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में सोडियम का सबसे मुख्य काम होता है रक्तदाब पर नियंत्रण करना, यानी ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करना सोडियम का सबसे प्रमुख काम होता है। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है, याद रखिएगा। और सोडियम एकमात्र ऐसा आपका आवर्त सारणी का तत्व है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को जो हम लोग रखते हैं किरोसिन तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? किरोसिन तेल में रखते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सोडियम का जो खोज किया है वह किसने किया है? तो याद रखिएगा सोडियम का खोज डेवी ने किया है। किसने किया है? डेवी ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर पूछेगा पोटेशियम का कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन और नाड़ी स्पंदन की दर को नियंत्रित करना, याद रखेगा। यानी सोडियम का काम है ब्लड प्रेशर और पोटेशियम का काम है हृदय की धड़कन पर कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो याद रखेगा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है, याद रखिएगा। वहीं दूध और दही में भी कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध और दही में भी कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और दूध से जो दही बनता है वह आपका रासायनिक अभिक्रिया है और याद रखिएगा उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण जो है कि दूध से दही जमने में सहायता होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है, याद रखिएगा। और ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं और खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एनिलिडा में उत्सर्जन, एनिलिडा में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा एनिलिडा के अंतर्गत जो जोंक और केचुआ होता है उसका सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वह नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। वही यूरिक अम्ल जो निकलता है वह सबसे अधिक पक्षी वर्ग से निकलता है। किससे निकलता है? पक्षी वर्ग से निकलता है। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं मछली का जो उत्पादन कहलाता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। मछली का उत्पादन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, यानी 1-2 पीस खाते हैं। याद रखिएगा मछली हम लोग 2 पीस खाते हैं। मछली हम लोग कितना पीस खाते हैं? 2 पीस, यानी मछली का उत्पादन पीसी कल्चर। खाते कितना है? 2 पीस। 2 पीस का मतलब याद रखिएगा कि मछली में हृदय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। वहीं बात करते हैं मेढक। मेढक में याद रखिएगा कि आपका कितने कोष्ठक हृदय होते हैं, तो याद रखिएगा 3 होता है। कितना होता है? मेढक में हृदय 3 होता है, क्योंकि मेढक की आकृति त्रिभुजाकार होती है, यानी समोसा के तरह होती है, याद रखिएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है
हमारे शरीर का एकमात्र बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो अग्नाशय है। कौन सा है? अग्नाशय। और अग्नाशय में ही खराबी आने के कारण मधुमेह नाम की बीमारी होती है, याद रखिएगा। और अग्नाशय से के जो बीटा कोशिका से निकलती है इंसुलिन, उसी के कमी से आपका मधुमेह बीमारी होती है। और प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। और बाल दिवस भी कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। लेकिन विश्व बाल दिवस मनाते हैं हम लोग जो है कि 20 नवंबर को, यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस के 6 दिन के बाद हम लोग मनाते हैं विश्व बाल दिवस, यानी कि याद रखिएगा जो है कि 20 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। वहीं लीवर का जो सबसे प्रमुख काम होता है वह शरीर के ताप का नियंत्रण करना। ऐसे तो शरीर के ताप में सबसे अधिक नियंत्रण जो करता है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, लेकिन यकृत का भी काम होता है आपको टेम्परेचर को एक समान शरीर में बना के रखना। वही यकृत का एक और काम क्या होता है कि वह विटामिन ए का संचय रखता है। विटामिन ए का जो संचय रखता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रखता है यकृत, याद रखिएगा। और यकृत जो प्रभावित होता है वह विल्सन रोग से, तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है। और इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है। और इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि यह आपका 11 विभिन्न प्रकार के हार्मोन का जो है कि स्राव करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यानन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? प्रत्यानन बल कहते हैं। वहीं खींचा हुआ धनुष में आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बनाए गए बांध में जो पानी रहती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह mgh होता है। और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वह आपका हाफ mv² के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम अभी गद्दा पे बैठे हुए हैं, तो जैसे हम गद्दा पे बैठेंगे तो उसमें जो गद्दा एक जगह से दूसरे जगह खिसकेगा वो स्थितिज ऊर्जा को दर्शित करेगा। किसको? स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलती है? तो पेट्रोलियम अपसादी चट्टान में मिलती है। किस में मिलती है? अपसादी चट्टान में। यह सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत, या इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी में विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब मिलते हैं अपसादी चट्टान में, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है पेट्रोल पर ही सबसे अधिक खर्च करता है आपका भारत सरकार, याद रखिएगा, जो विदेश से मंगाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने में काम लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस। कौन सी गैस है? हीलियम गैस गुब्बारों में भरा जाता है हाइड्रोजन की जगह। अगर हम बात करते हैं तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। लेकिन हाइड्रोजन का हम गैस का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह एक ज्वलनशील गैस होती है और आगे जाके वो फूट जाती है जब ऊष्मा बढ़ जाता है वायुमंडल का, तो इसीलिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग हवाई जहाज के टायर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हवाई जहाज के टायर में हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। बहुत जगह आप हीलियम भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको पहले नाइट्रोजन को मारना पड़ेगा, याद रखेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, डीडीटी का उपयोग किस में किया जाता है? तो डीडीटी जो पाउडर होता है उसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं किसमें? तो याद रखिएगा हम लोग कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कीट को मारने का काम करते हैं। और याद रखिएगा डीडीटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, याद रखिएगा, लास्ट में मीथेन नहीं होता है, इथेन होता है। और डीडीटी का जो खोज किया है वो पॉल मूलर ने किया है। किसने किया है? पॉल मूलर ने किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सभी तत्व में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन यानी H+ है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन का खोज किया है कैवेंडिश ने, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन बम अगर पूछेगा खोज किसने किया है, तो हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला आपका तत्व होता है जो कि एक गैस तत्व है। और याद रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है, लेकिन इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां है। क्या है? हरी सब्जियां है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि लोहा का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो हरी सब्जी के अलावा अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं, अगर आप जो है कि सेब का सेवन करते हैं, तो ये सब में भी लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य की किरणों में आने वाले पराबैंगनी किरण मनुष्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, उससे जो है कि त्वचा कैंसर हो जाता है। इसीलिए उसको रोकने के लिए याद रखिएगा कि हमारे एक समताप मंडल है, समताप मंडल में ही ओजोन परत का लेयर पाया जाता है, और वही जो है कि पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरण को आने से रोकती है, जिससे कि हम लोग सुरक्षित होते हैं। और इसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल था। कौन सा था? मॉन्ट्रियल था। और उसी मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन करवाया गया था विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों ने मिलकर। और किस लिए? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो इसीलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। वहीं 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। वहीं 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी दिवस बताते हैं याद रखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवाई का नाम क्या है? तो टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाले दवाई का नाम क्लोरोमाइसिटिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। क्लोरोमाइसिटिन नाम की दवा टाइफाइड के लिए आवश्यक होती है। टाइफाइड जो है वह आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड बीमारी में बिडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? बिडाल टेस्ट का संबंध टाइफाइड से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का बना होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का बना होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। किसका अयस्क है? पारा का। आगे बढ़ते हैं। और गैलेना किसका है? सीसा का। गैलेना किसका है? सीसा का। और मिलेराइट किसका है? निकेल का। मिलेराइट किसका है? निकेल का। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि झूठा सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पायराइट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? आयरन पायराइट्स को कहते हैं, यानी FeS2 को कहते हैं। और उसी को बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां होता है? याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में। यानी RBC का निर्माण कहां में होता है? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन RBC का मृत्यु पिलिया में होता है। कहां होता है? पिलिया में। इसलिए याद रखिएगा RBC का कब्रिस्तान पिलिया को कहते हैं। और RBC का जन्म स्थान जो है याद रखिएगा कहां में है? तो RBC का जन्म स्थान अस्थि मज्जा में होता है। और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और RBC में जो है कि आपका RBC में जो CO2 को लेके जाता है वह हीमोग्लोबिन के साथ जो है कि ऑक्सीजन जाता है। यानी कि RBC का सबसे मुख्य काम है खून में जो आपका जाता है ऑक्सीजन, वह आपका RBC लेके जाता है हीमोग्लोबिन वगैरह। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का
का पूरा नाम होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बीसीजी का पूरा नाम हो गया बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, उसी तरह से ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ईईजी जो मस्तिष्क का जांच होती है, ईईजी उसका होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। और ईओजी आंख से हो गया, और ईएमजी मांस से हो गया। ईएमजी किससे हो गया? मांस से हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एथलीट फुट नाम का रोग, एथलीट फुट नाम का रोग किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा एथलीट फुट जो है वह पशु को प्रभावित करता है, और एथलीट फुट कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। एथलीट फुट कवक से होता है, और फुट एंड माउथ रोग वायरस से होता है। फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? वायरस से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो चौगुनी हो जाती है। कितनी होती है? चौगुनी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर, यानी अगर 2 रहेगा तो 4 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूत्र कणिका के नाम से किसको जानते हैं? तो सूत्र कणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और यातायात प्रबंधक के नाम से गोल्जी काय को जानते हैं। किसको जानते हैं? गोल्जी काय को जानते हैं। और याद रखिएगा शरीर का पुलिस के नाम से किसको जानते हैं? तो शरीर में पुलिस की या फिर संरक्षक के नाम से डब्ल्यूबीसी को जानते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है वह विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी वन की ज्वाला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ऐसा पेड़ जो आपका पतझड़ में फूलता है और लाल फूल बिखेरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात वन की ज्वाला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो कवक और शैवाल का बीच जो सहजीवी संबंध कहलाता है वह लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है, याद रखिएगा। और लाइकेन का खोज थियोफ्रेस्टस ने किया है, और लाइकेन का जो अध्ययन कहलाता है वह लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषक के रूप में रहता है, यानी जहां पर वायु प्रदूषण अधिक रहेगा वहां पर लाइकेन वगैरह नहीं उगते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार एगार शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आगे बढ़ते हैं, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है कि अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टैटिक, हम लोग टोटल सार संग्रह को कवर कर रहे हैं, और साथ में आपका जो भी स्टैटिक रहेगा आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो कितने नंबर के हैं? तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो आपके कितने नंबर के हैं? तो याद रखिएगा 15वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है वो आपके 14वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार शक्तिकांत दास है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि आपका वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, वो भी 25वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग वर्तमान में भारत के जो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो कितने नंबर के हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, तो याद रखिएगा वो आपके 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और वर्तमान में जो भारत के आपके न्यायवादी आर वेंकट रमनी है वो कितने नंबर के हैं? तो याद रखिएगा वो 16वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 16वें नंबर का। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से हैं, वो 50वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में, याद रखिएगा। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम है सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा गर्त, याद रखिएगा। सॉरी, संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना ट्रेंच है। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच है। वहीं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम है सुंडा गर्त। और सुंडा गर्त जो है वह आपका जो है कि इंडोनेशिया क्षेत्र के पास पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वह डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक के बेलगामी जिला में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक के बेलगामी जिला में है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है यह भी कर्नाटक में है। और याद रखिएगा कर्नाटक में किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। और शरावती नदी पर है। और इसी जलप्रपात को यानी जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक में ही एक जगह है बेलगांव। कर्नाटक में ही एक जगह है बेलगांव। और बेलगांव में ही अधिवेशन का एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे आपके महात्मा गांधी 1924 में, याद रखिएगा। और एकमात्र बार और पहली बार जो आपका गांव में हुआ था आयोजन आपका कांग्रेस का, वह फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में, याद रखिएगा। और इसमें जो है कि अध्यक्षता जो किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और फैजपुर जो पड़ता है वह महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय हुआ था। कौन हुआ था? कृष्णदेव राय हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि रामतनु पांडे किसका असली नाम था? तो रामतनु पांडे जो असली नाम था वह तानसेन का असली नाम था। किसका असली नाम था? तानसेन का असली नाम था। और याद रखिएगा कि तानसेन को अकबर ने कंठाभरण विलास की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार का शुरुआत 1980 ईस्वी में करवाया, साहित्य के क्षेत्र में करवाया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पहला ऐसा शासक का नाम बताइए जिसे प्रथम सामाजिक सुधार शासक के नाम से माना जाता है। यानी प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक कौन बना? तो याद रखिएगा अकबर बना। क्योंकि अकबर जो था वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, याद रखिएगा। इसीलिए वह पहला सामाजिक सुधार काम किया था। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। और याद रखिएगा कलिंग जो क्षेत्र था वह उड़ीसा में क्षेत्र था। और कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि आपका कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। और याद रखिएगा पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख में ही भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पहले निर्माण हुआ था? तो खजुराहो का मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। और खजुराहो का मंदिर आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद, यानी याद रखेगा आर ए यानी ऋग्वेद, ए से आयुर्वेद, आर ए यानी ऋग्वेद आयुर्वेद। आगे बढ़ते हैं, अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, यानी याद ट्रिक याद रखेगा वाई डी यानी वाई से यजुर्वेद और डी से धनुर्वेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद, यानी इसमें ट्रिक याद रखेगा एस जी। क्या याद रखेगा? एस जी, यानी एस से याद रखेगा सामवेद और जी से याद रखेगा गंधर्ववेद। जी से क्या याद रखेगा? गंधर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। क्या नाम है? शिल्पवेद, यानी ट्रिक याद रखेगा ए एस। क्या याद रखेगा? ए एस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है किस वंश के शासकों के द्वारा पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? गंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष थल सेना दिवस जो मनाते हैं 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, नौ सेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, वीरता दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, और 29 जुलाई को टाइगर दिवस या बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं, आज 31 जून है और 31 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? 31 मई है। 31 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जीवाणु किसकी बनी होती है? तो जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु किसकी बनी होती है? तो जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और जीवाणु का खोज आपका ल्यूवेन हॉक ने किया था, आपका याद रखिएगा 1683 में। और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणु का इंग्लिश बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है विषाणु का अध्ययन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सर्प विषरोधी सुई बनाने में हम लोग ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? और ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और चूहा को मारने वाली दवा का नाम है जिंक फास्फेट। क्या नाम है? जिंक फास्फेट नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। और सीडेराइट भी किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। यानी हेमाटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब किसका है? ये सब लोहा का है। किसका है? लोहा का है, याद रखिएगा। और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। और जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। जस्ता का कितना होता है? 30 होता है। और टीन का 50 होता है। टीन यानी एसएन का कितना होता है? 50 होता है, याद रखिएगा। और इंडियम का 49 होता है। इंडियम का 49 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आयतन पहले घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। पहले इसका आयतन क्या होगा? घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन कम होता है और उसके बाद जब टेम्परेचर गर्म करेंगे तब आयतन बढ़ते चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदन अध्यक्ष आपका जो है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 64 यानी अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 के तहत भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे या फिर पदन अध्यक्ष होंगे उनके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से 5 विषय निकालकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया? तो याद रखिएगा, शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, उसके बाद उसी में याद रखिएगा पक्षी का संरक्षण हो गया, फिर न्याय हो गया, फिर माप और तौल हो गया। तो ये सब जो हो गया, ये सब आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका
राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में चल गया, इसीलिए समवर्ती सूची में अब 52 विषय हो गया। और फिर आपका राज्य सूची में पहले आपका 66 विषय हुआ करता था, 66 में 5 निकल गया, तब 61 गो होता है। और संघ सूची में कितना, तो इस संघ सूची में 100 विषय होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में है। कहां में है? गोवा में है, याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वहीं अगर बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वह गोवा में ही है। कहां में है? गोवा में भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लंदन में इंडिया हाउस जो स्थित है उसका स्थापना किसने किया है? तो इंडिया हाउस जो लंदन में स्थित है इसका स्थापना याद रखिएगा 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इंडिया हाउस लंदन हो गया, लेकिन अगर भारत भवन पूछेगा तो भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहां में है? भोपाल में है, याद रखिएगा। और भारत भवन का डिजाइन जो किया था वह चार्ल्स कोरिया ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रूसी क्रांति कब हुआ है? तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ है। रूसी क्रांति कब हुआ है? 1917 में हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ है। रूसी क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1789, चीनी क्रांति 1911। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ है। कब हुआ है? 1776 में। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया था। वहीं 1943 में आजाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह 23 जनवरी 1897 को आपके उड़ीसा के कटक में हुआ था, याद रखिएगा। और कटक में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है बराबती स्टेडियम। क्या नाम है? बराबती स्टेडियम कटक में है। और कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और उड़ीसा की पहली राजधानी कटक हुआ करती थी। जब बिहार से अलग होकर 1936 में आपका उड़ीसा राज्य बना था वो साइमन समिति के सिफारिश पर बना था, याद रखिएगा। बिहार से अलग होकर उड़ीसा जो बिहार से अलग होकर जब झारखंड 2000 में बना था वह साइमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। लेकिन बिहार से अलग होकर जो आपका उड़ीसा एक राज्य बना था वह 1936 में बना था। और याद रखिएगा उसकी पहली राजधानी कटक हुआ करती थी। और कटक से जब भुवनेश्वर हुआ वह 1948 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम रेल डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था, उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा डेक्कन क्वीन था। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। और याद रखिएगा यह मुंबई से थाने के बीच चला था, 34 किलोमीटर चला था। और याद रखिएगा इसमें कुल 3 इंजन का प्रयोग किया गया था, भाप इंजन। और तीनों का तीनों इंजन ब्रिटेन से मंगाया गया था। उसमें याद रखिएगा तीनों का नाम एस से शुरू होता है। तीनों का नाम किससे शुरू होता है? एस से, यानी स्व से शुरू होता है। यानी एस से हो गया सुल्तान, एस से हो गया सिंधु और एस से हो गया साहिबा। क्या हो गया? साहिबा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था, याद रखिएगा। और यह दिल्ली सल्तनत का आपका सबसे अंतिम राजवंश हुआ है। वहीं भारत का प्रथम अफगान राजवंश हुआ है लोधी वंश। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को और लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए हैं। पहला हो गया बहलोल लोधी, दूसरा हो गया सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का स्थापना किया था, आप लोग को पता है 1504 ईस्वी में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और सिकंदर लोधी ने ही गुलमुखी लिपि में जो है कि लेख लिखने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और आप लोग को बता दे कि हम लोग करंट अफेयर्स में जो नोट्स बनाना था हम नोट्स बना चुके हैं। आप लोग को जो है कि कल से जो है कि हम लोग आपको जो है कि नोट्स से क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। और जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपका कुछ से कुछ फालतू का क्वेश्चन आपको हम नहीं देंगे।
देंगे, जो क्वेश्चन आपको बताएंगे आप उसको 100% माइंड में लीजिएगा। आपको हम थोड़ा भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा टीचर के रूप में हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो भी हम बोलेंगे वही सत्य बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम भी बोल रहे हैं आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक आपको एग्जाम क्रैक किए हुए आदमी हैं। बस आप थोड़ा भरोसा रखिए, बहुत मेरे अंदर नॉलेज है जो कि अगर आपको हम अगर उस तरह से भी हम रेगुलर आपको दे रहे हैं, बस आप लेते रहिए, देखिएगा एग्जाम में कितना फायदा करेगा। और जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे करंट अफेयर्स का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा ड्यूटी के दौरान जो है कि उतना हम ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम से सोचे हैं कि आप लोग के बीच हम लोग 3 सेशन डेली लाएंगे। 3 सेशन क्या लाएंगे? एक बिहार पुलिस का सेशन ला रहे हैं, और यह सेशन ज़्यादा नहीं, आपको 35 मिनट का सेशन देंगे। 30 से 35 मिनट का सेशन देंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद फिर आपको एक करंट अफेयर्स का सेशन लेंगे। एक करंट अफेयर्स का सेशन लगभग 25 मिनट का सेशन रहेगा। और तीसरा सेशन जो रहेगा वह आपका लूसेंट सीरीज का रहेगा। और लूसेंट सीरीज आपको जो है कि अनवरत चालू रखेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा ढीला पड़ गए थे, उसमें हम जो है कि थोड़ा समय नहीं मिल पाता था, इसीलिए जो है कि उसको हम थोड़ा 2-4 दिन इग्नोर कर दिए थे। लेकिन समय जो अब हमको मिलेगा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। एवरेज 30 मिनट का वीडियो हम तीनों बनाएंगे, यानी 1.5 घंटा हम खत्म कर देंगे। और सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया है, आप लोग अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार एकदम देखिए वीडियो, सही बता रहे हैं। बहुत क्वेश्चन टच होगा, क्योंकि आपको एग्जाम अभी दिए नहीं है। जो लगातार फॉलो करते हैं उनको एग्जाम में रिजल्ट के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, यही गारंटी है मेरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे, कल 1 तारीख है, कल से आपको तीनों सब्जेक्ट से मिलना चालू हो जाएगा आपको वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में ईंट पर अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? ईंट यानी घर में होता है ईंट बनाने वाला, तो ईंट पर भी अनुसंधान संस्थान है भारत के राजस्थान में। कहाँ में? भारत के राजस्थान के एक जिला है बीकानेर। बीकानेर के ही अंदर में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है जोरवीर। क्या नाम है? जोरवीर। याद रखिएगा, ईंट पर अनुसंधान संस्थान जोरवीर बीकानेर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बकरी अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। कहाँ में है? मखदूम में। याद रखिएगा, मखदूम में है बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से लिनियस को जानते हैं। और लिनियस ने एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। क्या नाम है? सिस्टमा नेचर। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ का कौन है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का ओपेरिन है। और ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का कौन है? डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का कौन है? डार्विन है, याद रखिएगा। और ओरिजिन ऑफ लाइफ का ओपेरिन है। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है, याद रखिएगा। और फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जानते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से मेंडल को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मेंडल ने आपका जो है कि गार्डन पी या फिर मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दालचीनी किससे प्राप्त करते हैं? तो दालचीनी हम लोग जो प्राप्त करते हैं वह आपके पेड़ के छाल से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? छाल से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा, उसमें आपका जो है कि MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के गैस का रिसाव हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ विविध का क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में। अगला सवाल बताना है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? गन्ना खाने में कड़ा लगता है, यानी कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर शहर जो है वह तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वह आपका राजमुंदरी में है। कहाँ में है? राजमुंदरी में है। और राजमुंदरी जो पड़ता है वह आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। लेकिन तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ है? तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंदरी में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ में है? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वह कानपुर में है। कहाँ में है? कानपुर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय, देखिएगा, दूध से संबंधित दो गो संस्था होता है, एक होता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, एक होता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद में है, क्योंकि बोर्ड का अध्यक्ष आनंद किशोर है, अभी वर्तमान में बिहार बोर्ड का। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। और करनाल से ही आपका संबंध कौन रखते थे? तो आप लोग को पता है 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का निधन हो गया था। उनका संबंध भी कहां से है? तो याद रखिएगा, वो कोलंबिया नामक यान से उनका देहांत हुआ था, उनका संबंध भी करनाल से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से। किससे है? तबला वादक से, याद रखिएगा। और अगला सवाल आप लोग को बताना है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। किससे है? सितार से है। वहीं अगर बोलते हैं, अगर हम पूछते हैं गुजरात का जनक किसको कहते हैं? तो गुजरात का जनक हम लोग जो है कि रविशंकर को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। यानी कि आपका पहला हो गया पंडित रविशंकर, फिर हो गया निखिल बनर्जी, फिर हो गया विलायत खां। ये तीनों किससे है? तो सितार से। किससे है? सितार से। आगे बढ़ते हैं, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों का संबंध भोसरी से है। किससे है? भोसरी से। जो पूछ रहे हैं आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम अगर पूछेगा तो क्वेश्चन टच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि वहीं अगर हम बात करते हैं आपका भजन सोपोड़ी और शिव कुमार शर्मा, तो याद रखिएगा, भजन सोपोड़ी और शिव कुमार शर्मा दोनों का संबंध संतूर से है। किससे है? संतूर से। यानी कि स्व से सोपोड़ी, स्व से शिव, स्व से संतूर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? सारंगी से। किससे है? सारंगी से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि आपको बताना है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। कहां का है? छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। और उससे संबंधित एक महिला कलाकार बहुत फेमस नाम है, जिसका नाम है तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध पंडवानी लोक नृत्य से है, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है, और यह एक प्रकार का एकल नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ है? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुआ है, और इसका स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और याद रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा ही आपका गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था, वारन हेस्टिंग के काल में। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना कब करवाया गया है? 1948 में। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वह कलकत्ता में स्थित है, इसका स्थापना 1948 में करवाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी का स्थापना और साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी दोनों का स्थापना 1954 में हुआ है। और भारत रत्न का शुरुआत भी 1954 में हुआ है। और विभिन्न प्रकार के पद्म पुरस्कार का शुरुआत भी 1954 से हुआ है, याद रखिएगा। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, वो पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और इनका संबंध जो था यह एक प्रकार से फिलोसफर थे, यानी दार्शनिक थे। और याद रखिएगा, ये इसका संबंध आपका राजनीति से नहीं था, इसका संबंध जो था वह दार्शनिक से था, यानी फिलोसफी करते थे, फिलोसफर थे। इसीलिए इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? याद रखिएगा, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। वही याद रखिएगा, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यह पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, याद रखिएगा। और यह जब भारत आजाद हो रहा था, तो यह आजादी से पहले जो ये थे आपके रूस में एक प्रकार से उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का। आगे बढ़ते हैं, चैत्रा भूमि किसका है? भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रंगोली लोक कला किस राज्य का है? तो रंगोली लोक कला महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंगोली महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मांडना किस राज्य का लोक कला है? तो मांडना राजस्थान का है। मांडना कहां का है? राजस्थान का। और अगर पूछेगा साथिया कहां का है? तो गुजरात का। साथिया कहां का? गुजरात का। तो तीन को बताए हैं, रंगोली महाराष्ट्र का है, मांडना राजस्थान का है, साथिया गुजरात का है। साथिया कहां का है? गुजरात का। और गोदना और आहपन दोनों बिहार का है। गोदना और आहपन कहां का है? बिहार का है। गोदना और आहपन कहां का है? बिहार का। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? 1917 से। कब से हुआ है? 1917 से, पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? 1952 से, विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत साहित्य के क्षेत्र में कब से हुआ है? 1969 से हुआ है, 1969। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1958 से किस क्षेत्र में हुआ है? संगीत के क्षेत्र में। यानी संगीत सुन सुन के आदमी गर्म हो जाता है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से आपको लूसेंट सीरीज भी मिलेगा। उसके बाद फिर आपको जो है कि करंट अफेयर्स का भी सेशन मिलेगा। उसके बाद फिर आपको बिहार पुलिस का जो सेशन मिल रहा है, आप लोग जबरदस्त तरीके से इस सेशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सेशन को हम लगातार रखे हैं और कल से हम लोग एक दिन भी अब एब्सेंट नहीं करेंगे लूसेंट सीरीज में। और करंट अफेयर्स का भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो जो भी हम क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बताएंगे आपको, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन टच करवा देंगे आपको बिहार के अंदर में जो स्पेशली एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम, चाहे वह बिहार एसएससी रहे, CGL 4 रहे, या फिर आपका BPSC में बैठिए या बिहार टीचर में बैठिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लगातार बनकर रहिए, गारंटी देते हैं कि एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करवाएंगे। बस जो भी आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है, आप लगातार बनकर तैयारी कीजिए। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।